नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज न्यूज 24 में। मई 2019 में सिचुएशन रूम की बैठक जैसे ही खत्म हुई, राष्ट्रपति ओबामा अपने कुछ सलाहकारों को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ले गए और दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। इनमें व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ राहन इमैनुअल, CIA के निदेशक लियोन पनेटा और उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार टॉम डनियन शामिल थे। ओबामा ने उन लोगों से कहा कि वो चाहते हैं कि ओसामा बिन लादेन की तलाश को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए और हर 30 दिन पर इस अभियान की प्रगति रिपोर्ट उनके मेज पर पहुंचाई जाए। बराक ओबामा अपनी आत्मकथा प्रॉमिस्ड लैंड में लिखते हैं कि 9/11 की 9वीं बरसी से एक दिन पहले CIA के निदेशक लियोन पनेटा और उनके नंबर 2 माइक मॉरेल मुझसे मिलने के लिए समय मांगा। लियोन ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ओसामा बिन लादेन के बारे में हमें अभी बहुत शुरुआती सुराग मिले हैं। हमारे जासूसों ने अबू अहमद अल कुवैती नाम के एक शख्स को ढूंढ निकाला है जो अलकायदा के लिए संदेशवाहक का काम करता है और उसके ओसामा बिन लादेन से काफी नजदीकी संबंध है। हमारे जासूसों ने उनके फोन और रोज की गतिविधियों पर नजर रखी है और वो हमें पाकिस्तान में इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर एबटाबाद शहर के बाहरी इलाके के एक बड़े अहाते तक ले गए हैं। माइक ने बताया कि उस अहाते का क्षेत्र और आकार बताता है कि वहां अलकायदा से जुड़ा हुआ कोई बड़ा शख्स रह रहा है। 2 महीने बाद 14 दिसंबर 2009 को लियोन और माइक की जोड़ी एक बार फिर बराक ओबामा से मुलाकात करने पहुंची। इस बार उनके साथ CIA के एक और अफसर और विश्लेषक भी थे। ये अफसर CIA के काउंटर टेररिज्म सेंटर और अमेरिका के बिन लादेन अभियान के प्रमुख थे। इन दोनों लोगों ने ओबामा को उन सभी तथ्यों की जानकारी दी जिनके जरिए वो एटावाबाद के उस अहाते तक पहुंचे थे। CIA के पूर्व निदेशक लियोन पनेटा ने अपनी आत्मकथा वर्दी फाइट्स में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि ये अहाता आसपास के प्लॉट्स में सबसे बड़ा था, बगल वाले प्लॉट से करीब 8 गुना बड़ा। इसके मालिक इब्राहिम और उनके भाई थे। उनकी माली हालत इतनी नहीं थी कि वो 1 करोड़ रुपए मूल्य के इस प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं। आश्चर्यजनक बात यह थी कि मालिक होते हुए भी इब्राहिम भवन के मुख्य हिस्से में न रहकर अहाते के अंदर ही गेस्ट हाउस में रह रहे थे। इस भवन में 3 मंजिलें थी। ऊपर की मंजिल में एक बालकनी थी, लेकिन इस बालकनी को एक दीवार से कवर कर दिया गया था। बालकनी के सामने दीवार कौन खड़ी करता है? उस घर में ना तो कोई इंटरनेट कनेक्शन था और ना ही लैंडलाइन फोन। हमारी निगरानी से पता चला कि कभी कभी एक शख्स घर से बाहर निकलकर अहाते के अंदर ही तेज तेज कदमों से चला करता था। हमने उसको द पेसर का नाम दिया। इस घर के बाहर कूड़ा उठाने वाले लोग आते थे, लेकिन घर के लोग अपना कूड़ा कूड़े वाले को न देकर अहाते के अंदर ही जलाया करते थे। CIA के जासूस का मानना था कि द पेसर ओसामा बिन लादेन हो सकते थे। ओबामा की राय थी कि हालांकि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के साथ सहयोग कर रही थी और अफगानिस्तान में उनके अभियान में मदद कर रही थी, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी में कुछ तत्व तालिबान और शायद अलकायदा से भी सहानुभूति रखते थे। ओबामा का ख्याल था कि एबटाबाद अहाते के पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी के इतने नजदीक होने की वजह से इस बात की संभावना कहीं और अधिक बढ़ जाती है कि अगर पाकिस्तानियों को इस बारे में कुछ भी बताया तो ये सूचना आनन फानन में उस शख्स के पास पहुंच जाएगी जिसे वो निशाना बनाना चाह रहे थे। ओबामा लिखते हैं कि हमारे पास 2 विकल्प थे। पहला विकल्प ये कि अहाते को हवाई हमले से बर्बाद कर दिया जाए। इसका पहला फायदा ये था कि पाकिस्तान की धरती पर किसी अमेरिकी के मारे जाने का जोखिम बिल्कुल नहीं था। सार्वजनिक रूप से हम ये खंडन कर सकते थे कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं था, लेकिन इसका नुकसान ये था कि अगर अहाते को बर्बाद करने में हम सफल हो भी गए तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि उसके अंदर लादेन मौजूद था
और अगर अलकायदा ने उसका खंडन कर दिया तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि लादेन मारे गए हैं। दूसरे, इस खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि अहाते के अलावा उसके आसपास के रहने वाले लोग भी मारे जा सकते थे। मैंने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के वाइस चेयरमैन हॉस कर्टराइट से साफ साफ कह दिया कि मैं इस अभियान की अनुमति नहीं दे सकता जहां 30-40 लोगों के मारे जाने की संभावना हो, जबकि ये भी 100% तय न हो कि ओसामा उस अहाते के अंदर रह रहे हो। ओबामा आगे लिखते हैं कि हमारे पास दूसरा विकल्प था कि मैं स्पेशल ऑप्स मिशन की अनुमति दूं, जिसमें चुने हुए सैनिक हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर उस अहाते पर इतनी तेजी से हमला करे कि पाकिस्तानी पुलिस या सेना को प्रतिक्रिया देने का मौका ही न मिल पाए। इसलिए मैंने वाइस एडमिरल विलियम मैकरेव को बुलाया ताकि वो हमें बता सके कि ये हमला किस तरह से होगा। ऊपर से लिए गए चित्रों के आधार पर CIA ने एटाबाद अहाते का 3 डायमेंशनल प्रतिरूप बनवाया और वाइस एडमिरल मैकरेवन ने राष्ट्रपति ओबामा को इस बारे में ब्रीफ किया। तय हुआ कि सील्स के चुनिंदा सैनिक अफगानिस्तान में जलालाबाद से 1 या 2 हेलीकॉप्टर्स में रात के अंधेरे में उड़ान भर पाकिस्तान के लक्ष्य के अहाते में लैंड करेंगे। 29 मार्च को बुलाई गई बैठक में ओबामा ने मैकरेवन से सवाल पूछा कि अगर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने हमारे हेलीकॉप्टर्स को घुसते या निकलते समय इंटरसेप्ट किया तो हमारा रुख क्या होगा। अगर बिन लादेन अहाते में किसी सेफ रूम में छुपे हो और हमारी टीम को उन्हें ढूंढने में निर्धारित समय से अधिक वक्त लग गया तो हम क्या करेंगे, और अगर हमले के दौरान पाकिस्तानी बलों ने अहाते के चारों ओर से घेर लिया तो हम इससे कैसे निपटेंगे। ओबामा लिखते हैं कि एडमिरल मैकरेवन ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी योजना इस आधार पर बनाई गई है कि वो पाकिस्तानी सैन्य बलों से उलझने से बचेंगे, और अगर पाकिस्तानियों ने हमें घेर भी लिया तो हमें सील्स अहाते का कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच हमारे राजनयिक उनके वहां से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए पाकिस्तानी सरकार से बात शुरू कर देंगे। इसी बीच हॉस कार्टराइट ने एक और विकल्प सुझाया, क्यों न एक ड्रोन के अहाते पर उस समय एक 13 पाउंड की मिसाइल अहाते पर छोड़ी जाए जब प्रोफेसर अपनी डेली वॉक पर निकले हो। ओबामा ने किसी भी विकल्प के लिए अंतिम हाँ नहीं भरी, लेकिन ये जरूर कहा कि योजना बनाने के लिए ये मानकर चले कि मेरी तरफ से हाँ है। ओबामा के नजदीक लोगों में से लियोन पनेटा, जॉन ब्रेनन और माइक मुलेन ने इस रेड का समर्थन किया। हिलेरी क्लिंटन की चिंता थी कि इससे अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध खराब हो जाएंगे। उन्हें इस बात का भी डर था कि अमेरिकी सेल्स का पाकिस्तानी सेना से न सामना हो जाए। रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने रेड का विरोध किया। उनका तर्क था कि अप्रैल 1980 में ईरान ने 53 अमेरिकी बंधकों को इस तरह छुड़वाने का प्रयास विफल हुआ था और अमेरिका को काफी किरकिरी हुई थी। इस अभियान में अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनके 8 सैनिक मारे गए थे, और शायद इसी वजह से बाद में जिमी कार्टर राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए थे। उपराष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस हमले के खिलाफ थे। उनका तर्क था कि इसके असफल होने के परिणाम बहुत घातक होंगे। उनका मानना था कि इस रेड को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक खुफिया सूत्र वहां ओसामा बिन लादेन के रहने के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित न हो जाए। 28 अप्रैल की रात खाने की मेज पर ओबामा की पत्नी मिशेल और बेटियों ने उन्हें पुरानी चप्पल के बारे में छेड़ा जिसे वो हमेशा घर में पहने रहते थे। उन्होंने इस बात का भी मजाक उड़ाया कि बराक को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी बेटियों को सुलाने के बाद बराक ओबामा ट्रीटी रूम में आराम करने चले गए और टेलीविजन पर बास्केटबॉल का मैच देखने लगे। अगले दिन ओबामा को अलाबामा में टुसालूसा में तूफान से हुई बर्बादी का जायजा लेने जाना था और शाम में उन्हें मियामी में भाषण देना था। बीच में उन्हें मिशेल और बेटियों को स्पेस शटल एंडेवर का प्रक्षेपण दिखाने ले जाना था। जाने से पहले ओबामा ने टॉम डेनियर, डेनिस मैकडोनो, बिल डेली, जॉन ब्रेनन को ईमेल भेजा कि वो उनसे डिप्लोमेटिक स्वागत कक्ष में मिले। ओबामा लिखते हैं कि मेरा परिवार साउथ लॉन की तरफ बढ़ रहा था
जहां मरीन वन हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा था। हेलीकॉप्टर के इंजन, साशा और मालिया की चहलबाजी के शोर के बीच मैंने इब्टाबाद मिशन के लिए अपनी रजामंदी दी। मैंने यह साफ कर दिया कि यह अभिमान की कमान एडमिरल मैक्रेवन के हाथ में होगी और वो ही तय करेंगे कि हमला कब बोला जाएगा। 2 मई 2011 की सुबह व्हाइट हाउस के ऑपरेटर के जागने से पहले ही ओबामा की नींद खुल गई। उन्होंने तय किया कि वो मार्वस निकलसन के साथ थोड़ी देर गोल्फ खेलेंगे, जैसा वो अक्सर रविवार को किया करते थे। ओबामा लिखते हैं कि व्हाइट हाउस लौटने के बाद मैं ओवल ऑफिस में कुछ कागजात देख रहा था, लेकिन मेरा ध्यान ही केंद्रित नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने अपने सहयोगियों रेगी लव, मार्विन लिक्सन और पीट राउस को ओवल के डाइनिंग रूम में बुला लिया और हम लोग स्पेस खेलने लगे। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ठीक 12 बजे 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स ने जलालाबाद हवाई ठिकाने से इब्टाबाद अहाते के लिए उड़ान भरी। उनमें सील दल के 23 सदस्य सवार थे। उनमें से एक पाकिस्तानी अनुवादक और सैनिक कुत्ता भी था। ओबामा ओवल ऑफिस से उठकर सिचुएशन रूम में पहुंचे, जहां लियोन पनेटा सीआई के मुख्यालय लैंगली से वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइन से जुड़े थे। एडमिरल मैक्रेवन जलालाबाद में थे और सिल से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। कॉन्फ्रेंस टेबल पर टॉम हिलरी, जो बाइडेन, डेनिस मैकडोनो, गेट्स, मलिन और एंटनी ब्लैकटन बैठे थे। ओबामा ने ब्रीफ किया कि अभियान की सफलता या विफलता के बाद पाकिस्तान और दूसरे देशों को कैसे सूचित किया जाएगा। ओबामा थोड़ी देर के लिए ऊपर चले गए, लेकिन तभी पनेटा ने ऐलान किया कि ब्लैक हॉक्स इटाबाद के अहाते में उतरने ही वाले हैं। ओबामा लिखते हैं कि जैसे ही हेलीकॉप्टर लक्ष्य पर उतरने लगी, मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मैं इसे देखना चाहूंगा। मैं बगल के कमरे में गया, जहां इस अभियान की लाइव फीड आ रही थी। वहां नीली वर्दी में एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल ब्रेड वेड एक मेज पर रखे कंप्यूटर के सामने बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे अपनी कुर्सी देनी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें उनके कंधे को दबाते हुए उन्हें बैठे रहने के लिए ही कहा। वेब ने तुरंत मैक्रेवन को सूचित किया कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम से उठकर उनके कमरे में चला आया हूँ और लाइव फीड को देख रहा हूँ। थोड़ी देर में मेरे साथी भी उस छोटे से कमरे में जमा हो गए। अभी ओबामा को वहां बैठे 1 मिनट ही हुआ था कि ब्लैक होल हेलीकॉप्टर उतरते हुए थोड़ा हिला, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मैक्रेवन ने उन्हें बताया कि हेलीकॉप्टर का एक पंख अहाते की दीवार से टकरा गया है। ओबामा लिखते हैं कि एक क्षण के लिए तो मैं बहुत डर गया और मेरा सर घूमने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी मैक्रेवन की आवाज मेरे कानों में गूंजी, सब कुछ ठीक होगा। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि मानो वो कह रहे हो कि शॉपिंग मॉल में एक कार की शॉपिंग ट्रॉली से मामूली टक्कर हो गई हो। उन्होंने कहा कि ये हमारे सर्वश्रेष्ठ पायलट हैं, वो हेलीकॉप्टर को सुरक्षित नीचे ले आएंगे, और ऐसा ही हुआ। 20 मिनटों तक मैक्रेवन को भी पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा था कि वहां क्या हुआ है। तभी अचानक मैक्रेवन और पनेटा दोनों ने एक साथ वो शब्द कहे जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जेरोनिमो इकेआईए, एनिमी किल्ड इन एक्शन। कैमरे में मौजूद सभी लोगों के मुंह में से एक आह से निकली। मेरी आंखें वीडियो फीड पर ही लगी रही। मैंने धीमे से कहा, वी गॉट हिम। अगले 20 मिनट तक कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स ने वापसी के लिए उड़ान भरी, जो बाइडेन ने ओबामा का कंधा दबाकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉस। ओबामा ने उठकर वहां के मौजूद लोगों से हाथ मिलाया, लेकिन जब तक हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी सीमा में रहे, सब लोग चुप ही रहे। 6 बजे जब हेलीकॉप्टर्स ने जलालाबाद में लैंड किया, तब जाकर ओबामा की जान में जान आई। मैक्रेवन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उनसे कहा कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, लादेन का शव मेरे सामने पड़ा हुआ है। मैंने अपनी टीम के एक सदस्य को, जिसका कद 6 फुट 2 इंच है, लादेन के शव के बगल में लिटा कर देखा है। मृत व्यक्ति का कद 6 फुट 4 इंच है। ओबामा ने बिल मैक्रेवन से मजाक किया, आप भी बिल इतने बड़े अभियान पर गए और अपने साथ नापने का टेप भी ले जाना भूल गए। ओसामा बिन लादेन को पहले से तय योजना के तहत समुद्र में दफनाया गया। उनके शव को अमेरिकी युद्ध पोत कॉर्नविल पर ले जाया गया
उनके सफेद कपड़े से लिपटाया गया और फिर भारी काले थैले में डाल दिया गया। सीआईए के पूर्व निदेशक लियोन पनेटा ने इसका विवरण देते हुए अपनी आत्मकथा वर्दी फाइल्स में लिखा कि लादेन के शव के थैले में 150 किलो की लोहे की जंजीरें लगाई ताकि शव का समुद्र में डूबना सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद थैले को युद्धपोत की रेलिंग से सटाकर एक सफेद मेज पर रखा गया। लादेन का शव का थैला इतना भारी था कि जब इसे समुद्र में गिराया गया तो वो अपने साथ मेज को भी ले गया। थोड़ी देर में लादेन का शव तो समुद्र की गहराई में समाता चला गया, लेकिन वो सफेद मेज नहीं डूब सकी और उसे समुद्र की लहरों पर तैरते देखा गया। अगले दिन ओबामा केंटकी की फोर्ट कैंपबेल गए, जहां मैक्रेविन ने उनकी और बाइडेन की मुलाकात सील की और उस टीम से कार्रवाई जिन्होंने इस अभियान में भाग लिया था। ओबामा ने उन सब से हाथ मिलाया। उन्होंने ओबामा को एक उपहार दिया। उन्होंने उस अमेरिकी झंडे पर अपने हस्ताक्षर किए जिसे वो अपने साथ एबाटाबाद ले गए थे और उसे फ्रेम कराकर राष्ट्रपति ओबामा को भेंट किया। इस मुलाकात के दौरान किसी ने भी नहीं बताया कि किसने लादेन पर गोली चलाई थी और न ही ओबामा ने उनसे पूछा। चलिए मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें जनता की आवाज न्यूज़ 24।